हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज मंडे को हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो उस सीरीज में हम बात करेंगे 20 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 की जो भी लेटेस्ट अपडेट थे उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को अपडेट लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट है उसको आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं हमारी आज की जो क्लास है उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट थी लास्ट वीक के। तो सबसे पहले फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 20 जुलाई 2020 को किया गया है। ठीक, जिसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है जोरम फूड पार्क। जिसका नाम क्या है? जोरम फूड पार्क। क्लियर। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत इसको क्या किया गया? इसका स्थापना की गई है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना कहाँ पर? मिजोरम के कोला साहिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर खामरंग विलेज में किया गया है। क्लियर। तो पहले फूड पार्क की स्थापना, मिजोरम के पहले फूड पार्क की स्थापना कब की गई है? 20 जुलाई 2020 को की गई है। किसके द्वारा की गई है? इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर किसके? कौन? हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया है। क्लियर। उसका नाम क्या है? तो नाम रखा गया है जोरम फूड पार्क, जो कि कहां पर है? जो मिजोरम डिस्ट्रिक्ट के मिजोरम राज्य के कोला साहिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर खामरंग विलेज में स्थापित किया गया है। क्लियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो 20 जुलाई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू किया गया है। ये जो इसके पहले भी एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा 24 जुलाई 1986 को लागू किया गया था। 24 जुलाई 1986 को लागू किया गया था। क्लियर। उसका क्या नाम था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब उसके तहत जो है जो भारत के उपभोक्ता है, उपभोक्ता होते कौन है? उपभोक्ता वो जो कि अपनी किसी भी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए सामान लेते हैं या सेवा लेते हैं, उसके लिए कुछ पे करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने, मिलावट, जमाखोरी, इन सब चीजें जो भी बैड हैबिट्स है उनसे बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, उसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता को। तो उसी को प्रॉपर वे में चलाने के लिए क्या किया गया? मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 1986 को अपडेट करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू किया गया है। अब इसके लिए जो है कुछ प्रोविजन किए गए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन की स्थापना की गई है। इसमें क्या हुआ है कि पहले जो ऑनलाइन शॉपिंग या टेली शॉपिंग होती है उसको शामिल नहीं किया गया था, तो अब इस नए एक्ट में उसको भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ जो सेलिब्रिटी जो ऐड करते थे, तो अगर ऐड को पहले देखना होगा कि ऐड सही है या गलत है, मतलब कोई भी दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे वो, है ना। जो मतलब लुभावनी जो प्रचार होते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अभी तक क्या था कि जहां से आपने सामान खरीदा वहां पे जाके वहां के कमीशन में आपको शिकायत करनी होती थी, आयोग में शिकायत करनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां के उपभोक्ता आयोग में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कंपलसरी नहीं कि आपने जहां सामान लिया वहां जाकर ही आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। तो इस प्रकार के कई प्रावधान किए गए हैं नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। तो गवर्नर लालजी टंडन पास जवे। तो गवर्नर मध्य प्रदेश के 22वें गवर्नर श्री लालजी टंडन का हाल ही में देहांत हो गया है 21 जुलाई 2020 को, जो कि मध्य प्रदेश के 22वें गवर्नर और साथ ही साथ वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। तो बिहार के वो 28 नंबर के गवर्नर थे। क्लियर। तो मध्य प्रदेश के 22वें और बिहार के 28वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। और साथ ही साथ इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ, कब? 21 जुलाई 2020 को देहांत हुआ है। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि प्रभार के रूप में है यहाँ मध्य प्रदेश में, और जो पूर्णतः जो है गवर्नर कहाँ की है? वो उत्तर प्रदेश की है। क्लियर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली सीएम जो है, दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हाल ही में घर घर राशन योजना को लॉन्च किया गया है। कोरोना की महामारी जो पैंडेमिक है उसको देखते हुए, तो कोरोना से बचाव करने के लिए उन्होंने क्या किया? घर घर राशन योजना लॉन्च की है। इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे उनको गेहूं चावल आटा और शक्कर, इसकी पैकेट में डिलीवरी उनके घर पर की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी साथ में ही लॉन्च किया है। क्लियर। तो
ऑन जुलाई 21 2020 दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। द स्कीम इज टू हेल्प द एलिजिबल बेनिफिशियरी गेट राशन डिलीवर्ड एट होम। द स्कीम इज टू रन फॉर 6 to 7 मंथ। ये जो योजना है केवल 6-7 महीने, ये कोरोना का ये समय चल रहा है उसके लिए ही लॉन्च की गई, बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में उन्होंने एक और योजना लॉन्च की है, कौन सी, वन नेशन वन राशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, साहिल सेठ। साहिल सेठ अपॉइंटेड एज एडवाइजरी ऑफ ब्रिक्स सीसीआई। तो दिल्ली कस्टम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उपायुक्त हैं, दिल्ली मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ, उनको क्या किया गया अभी ब्रिक्स के सीसीआई का, ब्रिक्स सीसीआई यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या किया गया, उनको ऑनरी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। क्लियर। सीमा शुल्क उपायुक्त, मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्लियर, हाल ही में। और ब्रिक्स होता क्या है, तो ब्रिक्स जो है विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था, जैसे रसिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका एक समूह है। क्लियर। अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी विश्व की जनसंख्या का लगभग 42% इन 5 राष्ट्रों में निवास करती है। साथ ही साथ 23% इसकी टोटल जीडीपी का यहाँ पे निवास है, और 18% टोटल व्यापार का, वर्ल्ड व्यापार का ये जो देश अपने अंदर समाहित करते हैं। क्लियर। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स सीसीआई यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई है, और 2012 में की गई है। क्लियर। तो मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, साहिल सेठ को किया गया, किसका, ब्रिक्स सीसीआई का। क्लियर बात। और अभी हाल ही में है किस पद पे, तो वो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम, मुंबई सीमा शुल्क के उपायुक्त हैं। नेक्स्ट है, एक्टर सोनू सूद लॉन्चेस प्रवासी रोजगार ऐप। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस टाइम पे सोनू सूद ने क्या किया है, अपने पैसे से मजदूरों को उनके घर तक जाने के लिए वाहन प्रोवाइड किए थे, साथ साथ उनके लिए फाइनेंशियली जो भी मदद हो उसकी उन्होंने किया है। अब उनके लिए ही, उनको पुनः से रोजगार प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए उन्होंने एक प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत वो क्या करेंगे, उनको रोजगार ढूंढने और साथ साथ रोजगार से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे उसको अटेंड करने की सुविधा वो दे रहे हैं। तो ऑन जुलाई 2020 एक्टर सोनू सूद लॉन्च प्रवासी रोजगार ऐप। द एप्लीकेशन प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फाइंड जॉब्स एंड ऑफर स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। द एक्टर हैज बीन हेल्पिंग माइग्रेंट वर्कर्स रीच देयर होम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उन्होंने माइग्रेंट जो वर्कर्स थे उनको जो है अपने राज्य, अपने जिले में जाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन में क्या किया था, उनको हेल्प किया था। साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रवासी रोजगार विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द वर्कर, मतलब ये वर्कर के लिए प्लेटफॉर्म, जॉब पाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान लॉन्चेस द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ द स्टेट। तो जैसा कि पता है कि लगभग धीरे धीरे सभी राज्य अपने राष्ट्र, अपने स्टेट में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कर रहे हैं, जिसके पहले हमने बताया था पिछली जो हमारी वीकली थी उसमें उड़ीसा, केरला ने किया था। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और उड़ीसा, ये 4 राज्य पहले ही प्लाज्मा बैंक की स्थापना कर चुके हैं। उसी सीरीज में अगला राज्य कौन सा जुड़ गया है, राजस्थान। तो राजस्थान भी अपने स्टेट ने पहला ही प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया, कहाँ पर, जयपुर में किया है। अब प्लाज्मा बैंक होते क्या है, पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो कोविड-19 जो पेशेंट हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है जिससे वो कोविड यानी कोरोना वायरस से क्या फाइट कर सकते हैं। तो उनके रक्त से क्या किया जाता है, प्लाज्मा को लिया जाता है और उसको जब सीरियस जो कोविड-19 पेशेंट है उनके अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, उसके अंदर भी ऐसी एंटीबॉडी जनरेट होती है जिससे वो उससे रिकवर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, IPL 2020 शेड्यूल रिलीज। IPL स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 19, 2020। तो कोरोना के कारण IPL अभी क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि अप्रैल में होना था, नहीं हो पाया, तो उसको फिर से रिशेड्यूल किया गया है IPL को। तो वो कब होगा, 19 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। अब उसको कहाँ पर किया जाएगा, इससे पहले वो इंडिया में ही होने थे उससे सारे मैच, अब वो मैच सभी कहाँ पे होंगे, UAE में होंगे, यूनाइटेड अमीरात में होंगे। ठीक। तो IPL प्रीमियर लीग IPL 2020 शेड्यूल अनाउंस्ड बाय IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल। तो IPL के चेयरमैन कौन है, ब्रिजेश पटेल है। IPL चेयरमैन कौन है, ब्रिजेश पटेल है। तो IPL विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 19 सितंबर से चालू होगा और उसका फाइनल मैच जो होगा वो नवंबर 8 को खेला जाएगा UAE में ही। तो यही इसके अंदर ये तो ठीक है कि खेला जाएगा, लेकिन उसमें जो खिलाड़ी खेलने जाएंगे उसको UAE क्वारंटीन प्रोटोकॉल का भी फॉलो करना होगा। UAE क्वारंटीन प्रोटोकॉल क्या है, तो उसमें ये है कि जो भी प्लेयर हैं, जो भी वहाँ पे प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं,
तो उनको क्या करना होता है कि अपना कोविड-19 टेस्ट कराना होता है, उनको क्वारंटीन होने की कोई जरूरत नहीं अगर वो नेगेटिव हैं, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो आपको टेस्ट फ्री प्रोसेस से गुजरना होगा। ये वहाँ पे यूएई क्वारंटीन प्रोटोकॉल है। क्लियर? तो जो नेक्स्ट आईपीएल जो होने वाला है इस साल 2020 का, वो कहाँ पर होगा? यूएई में होगा। कब से होगा? 19 सितंबर 2020 से होगा, और 8 नवंबर 2020 को उसका फाइनल मैच यूएई में ही खेला जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए एक ऑफर श्रीलंका की तरफ से आया था कि वो वहाँ पर उसको शेड्यूल कराने के लिए एग्री थे, लेकिन उसका शेड्यूल कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब। तो गुजरात के आनंद में हाल ही में हनी टेस्टिंग लैब, इंडिया का पहला मधु क्या बोलेंगे जांच केंद्र, शहद जांच केंद्र खोला गया है। तो इन गुजरात इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी हैज बीन सेट अप एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। तो गुजरात के आनंद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत ही क्या किया गया है? वहां पर भारत के पहले हनी टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत प्योरिटी ऑफ हनी, एडल्ट्रेशन, केमिकल सब्सटेंसेस, रेसिड्यू एंड हैवी मेटल एंड एंटीबॉडीज को टेस्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? मिलावट, रासायनिक पदार्थ, अवशेष, भारी भारी धातुओं, इन सब चीजों की क्या टेस्टिंग की जाएगी कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, ठीक है, कौन कौन से उसके सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं हनी में। तो इस प्रकार से जो टेस्टिंग होगी वहां पर होंगे गुजरात के आनंद में होंगे। क्लियर? भारत का पहला टेस्टिंग लैब, वो पहला हनी टेस्टिंग लैब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज सर्टिफिकेट ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन फॉर सैफरॉन ग्रोन इन कश्मीर वैली। तो हाल ही में जैसा कि पता है कि मई 2020 में कश्मीर में उत्पादित सैफरॉन को, केसर को क्या जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसी सीरीज में आगे उसको सर्टिफिकेट अभी जुलाई 25 को प्रोवाइड किया गया, किसको? कश्मीर वैली के सैफरॉन को। क्लियर? तो जैसा कि पता है कि केसर जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? कश्मीर में होता है, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग 1999 के रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्शन ऑफ गुड्स लागू किया गया, जिसके तहत क्या होता है? किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पादन होने वाले किसी विशेष प्रोडक्शन जो भी होता है, उत्पादित वस्तु होती है, उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है ताकि ये पता चले कि ये पर्टिकुलर जो उत्पादन होता है वो किस क्षेत्र में होता है। जीआई स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर? तो हाल ही में किसको प्रदान किया गया है जीआई इंडिकेशन? कश्मीर वैली के सैफरॉन को, केसर को। क्लियर? नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू अनवेल स्टैच्यू ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एट सीएजी ऑफिस। तो सीएजी ऑफिस, कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जनरल की ऑफिस में भी हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। उनका यह मानना है, बोले कि जो हमारे सीएजी है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत स्थापित की गई एक शक्तिशाली संस्था है, तो इसलिए जो है वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। साथ ही सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है जो परीक्षा में आ सकते हैं? फैक्ट्स। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है सर? सीएजी है श्री राजीव महर्षि जी हैं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसको संविधान के आर्टिकल 148 के तहत स्थापित किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगले हफ्ते के अपडेट को लेकर हम फिर अगले मंडे को आएंगे। इसके बीच हमारी जो क्लासेस होगी आप उसको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। जो वीडियोस आ रहे हैं उसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।